बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं STTV। पाकिस्तान जो भी प्रोड्यूस करता है वो इसलिए कम्पेटिटिव नहीं रहता कि बिजली बहुत महंगी है। प्रोडक्शन में कॉस्ट ही दो चीज़ों की होती है, लेबर और एनर्जी, बाकी भी बट रॉ मटेरियल वगैरह, बट ये दो मेजर कॉस्ट हैं जिसमें एनर्जी महंगी होने की वजह से एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट नहीं होता। प्रोडक्टिविटी आप लेके आएँ, अच्छी प्रोडक्टिविटी इंश्योर करें और प्रोडक्टिविटी को एक्सपोर्ट करें, जो कि चाइना ने किया, वियतनाम ने किया, इंडिया भी अब ये कर रहा है, बाकी मुल्क, तो वो किल हो जाती है। तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ऊपर ले जाने की एवेन्यूज़ जो हैं दे आर स्कटल्ड एट द बर्थ। उसकी वजह है बहुत महंगी बिजली। अब ये महंगी क्यों है? मुआहदों की वजह से जो गलत किए हुए, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को इनहेरेंटली किसी मुसीबत में फंसा हुआ है या हो ही नहीं सकता। उन मुआहदों की वजह से जो IPPs के साथ ये ख़ास तौर पे जो CPEC के बाद हमने किए गए मुआहदे ये हैं कि आपको हम कैपेसिटी चार्जेस देंगे कि आप बिजली हम अगर नहीं भी ख़रीदते, जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर भी एक मिनिमम 60, 70, 40 जो भी जिससे मुआहदा किया हुआ है उतनी, मसलन अगर 1000 मेगावाट का कोई प्लांट है और उससे 60% कैपेसिटी पेमेंट है, सारा साल आप उससे ज़ीरो बिजली ख़रीदें, 60% यानी कि 600 मेगावाट बिजली जो वो की उसको आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कल मैं सुन रहा था एक जमात इस्लामी के लीडर को टेलीविज़न पे, वो बता रहे थे कि एक प्लांट ऐसा भी है पिछले जिसे 28 अरब रुपए दिए गए, उसने सारा साल उससे 0 मेगावाट बिजली बंद रहा। वो 28 अरब रुपए सिर्फ बंद रखने के उसको चार्जेस दिए गए। अब इस साल पाकिस्तान ने टोटल जो है वो एनर्जी की कॉस्ट और कैपेसिटी चार्ज जो कॉस्ट है, चार्जेस मिला के 3 ट्रिलियन रुपए बनती है, जिसमें और हैरत की बात ये है कि जो एनर्जी की कॉस्ट है वो 1.16 ट्रिलियन रुपए है, जबकि कैपेसिटी की जो कीमत है, कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो 1.95 ट्रिलियन है। अजीब ही है ना, ये किसी मैथमेटिक्स में समझ नहीं आती। और इसके साथ ही हाल ही में कुछ ऐसे प्लांट जिनके मुआहदे लाइसेंस एक्सपायर हो रहे थे, उन्हें 10-10 साल के लिए अलग उन्हें फिर लीज़ दे दी गई है। एक तीसरा फैक्ट इसमें और भी हम जो समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है डॉलर डिनोमिनेशन में, कि डॉलर में पे करेंगे जी, फॉरेन इन्वेस्टर है, बहुत से ऐसे प्लांट हैं, बहुत से नहीं तो कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिनमें लोकल इन्वेस्टमेंट बल्क में है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शायद हो सकता है 10% हो, 15, मिनॉरिटी है। 20-25% से 1/4 से डेफिनेटली कम है। तो ये तो, अब मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बट वाइट कॉलर क्राइम लगता है ये एक तरह से। तो इसके वो आगे किस तरह प्रोसीड करना चाहिए, हमने आज दावत दी है डॉक्टर खालिद वलीद को कि आप प्योर टेक्निकली या जो फैक्चुअल जो एक जो अंदाज़ होता है एनालिसिस का, आप कैसे इस पर रोशनी डालेंगे? ताहिर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग का फुकदान है पाकिस्तान में। 2007-2008 में आपका एक ही प्रॉब्लम था जो लोगों को नज़र आ रहा था, लोड शेडिंग। उस लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए हमने इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली कि अब वो क्राइसिस का जो सॉल्यूशन है वो हमें एक और क्राइसिस पे ले आया, अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नहीं है और आपने कैपेसिटी इतनी इंस्टॉल कर ली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बंद रखने के पैसे जो हैं वो अब आप दे रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो उसकी मद में। देखें, कैपेसिटी चार्जेस में एक चीज़ समझने वाली है कि हमने इसको एक बड़ा बुरा वर्ड बना दिया पाकिस्तान में। कैपेसिटी चार्जेस फिक्स्ड कॉस्ट है किसी भी एक बिज़नेस की। अगर हम ये स्टूडियो देखें, अगर हम इसमें ना भी प्रोग्राम करें कोई भी, तब भी आपको रेंट देना है, तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देने हैं। तो कैपेसिटी चार्ज भी वो कंपोनेंट है उस इलेक्ट्रिसिटी प्लांट का जिसको आपने चला के रखना है। अगर आप उसको नहीं भी चलाएंगे तो आपको वो कैपेसिटी चार्जेस देने होंगे। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने जितने भी प्लांट्स लगाए वो सारे के सारे कर्ज़ा लेके लगाए, डेट पे लगाए। तो अब आपने उसकी डेट फाइनेंसिंग भी करनी है, उसका भी एक कंपोनेंट जो है वो कैपेसिटी चार्ज में आ जाता है। गलती हमसे ये हो गई है कि हम प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जनरेट नहीं कर पाए पाकिस्तान में। हमने अपने रेजिडेंशियल सेक्टर को पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस नहीं कर पाए। अगर आप अभी नंबर्स देखें
तो 50% जो टोटल आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 50% रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स उसे कंज्यूम कर रहे हैं। जो आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उसका रेशो सिर्फ 20% है। इसका मतलब ये है कि आप डॉलर्स दे के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कैपेसिटी चार्जेस भी देते हैं, सारा कुछ कंजम्पशन करते हैं, और कंजम्पशन जो है वो आपकी अनप्रोडक्टिव है, आप उससे डॉलर्स अर्न नहीं कर रहे, तो ये एक स्पाइरल जो है वो बन गया है। अब दूसरी साइड पे आपने सी पैक के अंडर 2015 की पॉलिसी में आपने जो है वो IPPs लगाए सी पैक मोड में, इम्पोर्टेड कोल पे 3 प्लांट्स लगे, आपका साहिवाल में लगा, आपका पोर्ट कासिम पे लगा, हब पे लगा। अब उनका मसला ये है कि अब उन्होंने शुरू में तो यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा था, इम्पोर्टेड कोल प्राइस भी कम थी, लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन वार हुई और पूरी दुनिया में ग्लोबल क्रंच आया, पाकिस्तान में भी एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आपने देखा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, आपकी जो है वो मैशत जो है वो टर्मोइल में चली गई। अब हुआ यह है कि आपने चूँकि उनको डॉलर में पैसे वापस करने हैं उन IPPs को, वो आप कर नहीं पा रहे। जब आप उनको IPPs को पैसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना यूटिलाइजेशन रेट जो है वो नीचे ड्रॉप कर दिया। वो अब कहीं 0 से 10% के दरमियान ये तीनों पावर प्लांट्स जो हैं वो चल रहे हैं। जब ये चल नहीं पा रहे, तो अब आपने चूँकि मुआहदे किए हुए हैं उनके साथ कि आपको टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। अगर आप प्रोजेक्टेड पावर परचेज कॉस्ट को देखें, उसमें आपको जो सी पैक के अंडर इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट लगे हैं उनका यूनिट जो है वो 77 रुपये पर यूनिट जो है वो उसकी प्राइस जो है वो चली गई है, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि वो चल नहीं पा रहे, और जब वो चलते नहीं हैं तो उनके कैपेसिटी चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो यूनिट जो है वो बड़ा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ हमसे जो गलती हुई, हमने ये किया कि इनको इंडेक्स कर दिया, और डॉलर इंडेक्स के जो है डॉलर के साथ, इंटरेस्ट रेट लाइबर के साथ, पाकिस्तान का जो लोकल है, और आपका लाइबर लाइबर तो लंदन वाला, अच्छा काइबर काइबर के साथ और लाइबर के साथ, मतलब लोकल इंटरेस्ट रेट के साथ भी और आपने ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के साथ भी इनको लिंक कर दिया। तीसरी चीज़ जो आपने लिंक किया वो ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ भी, US इन्फ्लेशन के साथ भी, और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के साथ। अब ये एक स्पाइरल बन गया, एक जो है वो जिसे कहते हैं विशियस साइकिल। दोनों के साथ किस तरह हो सकता है, US के साथ भी और लोकल के साथ? देखिए उसमें यह है कि आपने जो है वो या वेटेड एवरेज लेते हैं? वेटेड एवरेज नहीं लेते, 60% आपका जो है वो लाइबर के साथ लिंक्ड है और 40% आपका जो है वो काइबर के साथ लिंक्ड है। इस तरह से चल रहा है। अब ये विशियस साइकिल इस तरह से बन गया है कि जब आपकी इकोनॉमी ख़राब होती है तो आपके ये इंडिकेटर्स ख़राब होते हैं, इंटरेस्ट ऊपर जाता है, आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब ये तीनों चीज़ें ऊपर जाती हैं तो आपकी एनर्जी चार्ज बढ़ता है, और एनर्जी जो है वो कंपेटिटिवनेस लूज हो जाती है, और फिर वो दोबारा से मैं वैसे सोचता हूँ कि IPPs की तरफ से जिसने ये मुआहदा निगोशिएट किया है कोई जीनियस होगा। वैसे देखें जीनियस तो शायद होगा, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, क्योंकि पूरा एक इलेक्शन जो है वो इस वादे पे लड़ा नहीं, वो गया तो पॉलिटिकल था, लेकिन ये तो पता था कि इकोनॉमी जो है, देखें जो हमारा वो समझा जाता है बेस लाइन पे नीचे आके फिर उसको और एक दरमियान में एक लकीर खींचते हैं कि ये आपकी प्रोजेक्शन होगा, उसमें कॉन्टीन्यूसली 6% तो कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था ना। हमारी जो प्रोजेक्शन है उसकी गलती है, 6% नहीं था, तो ये तो प्लान 6% प्लस के ऊपर इन्होंने की हुई है, तो ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। अगर मुझे पता है ये तो जो कर रहे थे, तो आप समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है कि बात जो है वो टेकअप की जाए जाके उनके साथ, जो IPPs निगोशिएट किए जाए, नॉट इन अ प्यूनिटिव वे, क्योंकि आपने सॉवरन गारंटी दी हुई है जो भी है, बट इन अ वे कि समझाया जाए कि जी अब देखें पॉलिटिकली हमारे लिए भी सस्टेनेबल नहीं है, आपके लिए भी, आप हम रहेंगे तो देंगे ना, इकोनॉमी रहेगी तो पैसे मिलेंगे, तो कुछ किया जाए। तो डू यू थिंक कि कोई मिड कोर्स किसी तरह से भी वाइबल है? वैसे भी एक और वजह भी मैं बताता हूँ कि कोल जो है वो बड़ा, मतलब इट्स गेटिंग आउट ऑफ वोग, फैशनेबल भी नहीं रहा वो, और इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो और 4-5 साल तक शायद इकोनॉमिकल भी न रहे। देखें इसमें एक तरीका तो ये कि IPPs के साथ बैठें, उनको ये बताएं कि जो इसका लिंकेज है, आपकी जो इंडेक्सेशन है, ये एक स्पाइरल क्रिएट कर रहा है, विशियस साइकिल क्रिएट कर रहा है। अगर थोड़ा सा कुशन पाकिस्तान को IPPs की तरफ से PPAs रीनिगोशिएट करके मिलता है, तो शायद पाकिस्तान अपनी एनर्जीज जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो है वो सर्व कर सकता है, और ये जो कुशन है इसको यूज़ करते हुए हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चल सकते हैं, और हम जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जो है जा सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इसलिए कि ये जो पर्टिकुलरली जो सी पैक के अंडर आपके IPPs लगे हैं,
ये इनको भी हम पे नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल। और अगर सिचुएशन यही रही तो ये भी स्ट्रैंडेड एसेट्स बन जाएंगे और काफ़ी सारे पावर प्लांट्स, पर्टिकुलरली कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो चाइना के जो सीपैक के अंडर लगे हैं वो स्ट्रैंडेड एसेट बन चुके हैं। तो पाकिस्तान को ये निगोशिएट करना है कि इस इंडेक्सेशन को कम करके, इन कैपेसिटी चार्जेस को कम करके क्या किसी तरीके से हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं अपने इनोवेटिव टैरिफ दे के। दूसरी चीज़ जो करने वाली है वो ये कि किस तरह से इंडस्ट्री को वापस ग्रिड पे लेके आया जाए। अगर इंडस्ट्री वापस ग्रिड पे आती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ती है हमारी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने से आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये एक ब्रॉडर बेस के साथ डिवाइड होते हैं। मैं भी एक आध साल पहले एक इंडस्ट्री में गया था, उन्होंने 20 मेगावाट का सोलर जो है वो लगाए अपने इस्तेमाल के लिए, और उसके साथ 20 मेगावाट का उन्होंने अपनी फैसिलिटी के प्रेमिसेस के अंदर ग्रिड भी लगाया है। तो इंडस्ट्री अब ग्रिड पे कैसे आएगी वापस? देखिए, अब इंडस्ट्री को ग्रिड पे वापस लाना होगा। कैसे लाना होगा? एक तो ये कि इनोवेटिव टैरिफ देना होगा उन्हें, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये 3 पैरामीटर्स रह गए हैं। ये जो सस्टेनेबिलिटी का पैरामीटर है ये अभी अभी ऐड हुआ है आफ्टर जो यूरोपियन यूनियन ने आपका CBAM इंट्रोड्यूस करवाया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। आजकल जो आपकी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है साथ में वो ये भी चाहती है कि अफोर्डेबल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिले, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिले और साथ में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो अगर आपको इंडस्ट्री को ग्रिड पे लेके आना है तो आपको ये तीनों चीज़ें इंश्योर करके देनी होगी, तब जाके होगा। क्योंकि रेजिडेंशियल कंज्यूमर आपका ग्रिड छोड़ रहा है, सोलर पे जा रहा है, रूफटॉप सोलर पे, नेट मीटरिंग पे जा रहा है, उसकी वजह से डिमांड आगे जाके कम होगी। और जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी वैसे वैसे कैपेसिटी चार्जेस आपके बढ़ते जाएंगे उन सार्फिन के लिए जो कि नेशनल ग्रिड पे हैं और वो ग्रिड के साथ मुंसलिक रह रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट को करने वाली है वो ये कि आपका ये जो टैरिफ स्ट्रक्चर है इसको रिवाइज़ किया जाए। ये जो टैरिफ स्ट्रक्चर बना था, स्लैब्स वाइज बना था, ये 1990s में बना था। उस टाइम पे पाकिस्तान में शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरीके से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जाए। आज ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके से कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। तो हमें जो है वो थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को फ़रोग देना होगा ताकि ज़्यादा हो। इसको करने के 2-3 तरीके किए जा सकते हैं। एक ये कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को थोड़ा सा रियायती नर्ख दे दिए जाएँ, और दूसरा ये कि जो सोलर के कंज्यूमर, जो सोलर रूफटॉप वाले कंज्यूमर्स हैं या नेट मीटरिंग वाले, उनसे अगर गैस कनेक्शन वापस ले लिया जाए और उनको ये जो है वो इनकरेज किया जाए, गैस कनेक्शन जी, कि वो अपना किचन जो है बिजली पे चलाएं। वो बिजली पे चलाएं, और जो यूनिट्स वो वो बेचते हैं, ग्रिड को बेचते हैं, वो जो है वो अपने घर की कंजम्पशन बढ़ा के करें, ताकि उससे ये होगा कि आपका जो ट्विन क्राइसिस आता है, आपका गैस का क्राइसिस भी साथ में आता है, वो भी सॉल्व हो जाए। ये तो बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड को भी उसमें हुथल पुथल करनी चाहिए, उसको दोबारा से जो रूबिक है उसकी कंपोजिशन सारी चेंज करनी। ये तो बहुत बड़ा काम है, कौन करेगा ये? देखिए, ये अगर आप, मैं गलत नहीं तो ये बजट की जितना बड़ा काम है ये। देखिए मेरे ख्याल से ये बजट से भी बड़ा काम है वही कि आपने इसको ना सिर्फ ये करना है कि आपने सप्लाई साइड और डिमांड साइड को मैनेज करना है, साथ में आपने दीगर सेक्टर्स को भी इस तरफ लेके आना है, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। ईवीज़ के थ्रू अगर ईवीज़ इंटीग्रेट होती हैं तो उससे भी आपके जो ग्रिड है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरी चीज़ जो शायद हम मिस हो गई है और जो शायद सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, वो पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड की भी बात होती है, जनरेशन साइड की भी बात होती है, लेकिन आपने जितनी कैपेसिटी लगा दी है उसको आप ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, और वो जो ट्रांसमिशन ना कर पाने की वजह से आपको कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, वो अलग हैं। ट्रांसमिशन की इस वक्त कितनी कैपेसिटी है? देखें, आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो उसकी जो पीक है वो कोई 25 से 26 हज़ार मेगावाट के दरमियान है। इससे ज़्यादा आप अपने नेशनल ग्रिड में अपने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट। और जनरेशन कैपेसिटी? हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो कोई अबाउट 43,000 मेगावाट। तो मतलब तकरीबन 20,000 मेगावाट जो है वो ऐसा कैपेसिटी है जो कि आप नहीं दे सकते। तो ये क्यों हुआ है? ये देखिए, ये कई जगह पे तो बड़ी कॉन्स्पिरसीज मैं सुनता हूँ। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि मसलन नीलम जेलम जब बना तो 57 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन वो नहीं थी, 1000 मेगावाट का वो नहीं थी, वो नहीं थे वो प्रोड्यूस कर सकते। और वो विंडो थी जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना करने की वजह से किशन गंगा को उन्होंने इजाज़त दे दी कि दे आर नॉट ऑन बोर्ड।
तो वो कहते हैं कि उसमें कि जानबूझ के ये किया गया, नहीं वो बनाई गई ट्रांसमिशन लाइन नहीं की गई है। तो इस किस्म की भी, तो अल्टीमेटली जहाँ पे इस कदर हालात पॉलिटिकली हों, तो वो ये तो एक तरह से पॉलिटिकल चीज़ की तरफ तवज्जो चली जाती है ना आपकी। देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया है। ये नहीं देखा गया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी एज अ इनपुट आप जो जिस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, क्या उसकी ज़रूरत भी है हमें अपने प्रोडक्शन मिक्स में या नहीं है। हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए पावर प्लांट्स लगाए। जो दूसरी चीज़ हमसे गलत होगी, हमने पॉलिटिकल कैपिटल पावर प्लांट्स दिखा के बिल्ड किया पाकिस्तानी पार्टीज़ ने, कि ये पावर प्लांट हमने इंस्टॉल कर दिया। चूँकि वो नज़र आता है और आप उसको अपनी स्पीचेस में यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा फोकस जो था वो पावर प्लांट्स लगाने पे किया गया। ट्रांसमिशन लाइंस नज़र नहीं आती। आप किसी जलसे में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मैंने ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है, वो समझाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें भी शायद जो है वो इन्वेस्टमेंट कम हुई। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से आपकी एक्सेस कैपेसिटी लग गई। अब इस एक्सेस कैपेसिटी की वजह से आप जो है वो अब कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं और उसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, ये बात तो किसी हद तक समझ आ गई। आप समझते हैं कि अगले कुछ अरसे में या इन सम गिवन टाइम ये मसला जो है रिजॉल्व हो सकता है? देखिए, ये मसला अगर रिज़ॉल्व करना है तो इसके लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग चाहिए होगी और कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए होगी। इंटीग्रेटेड प्लानिंग का मतलब ये है कि आपको दीगर शोबाजात को इलेक्ट्रिसिटी के साथ लिंक करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड होती है वो ड्राइव्ड डिमांड होती है। ऐसे नहीं होता कि आप इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी लगा दें और फिर लोग उसकी डिमांड करना शुरू कर देंगे। पहले आप डिमांड बिल्ड करते हैं और फिर जो है वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे तो कुछ आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ जोन्स इस तरह से उन्हीं पावर प्लांट्स के साथ बनाए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ विंड पावर प्लांट्स की। जब भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम होती है तो सबसे पहले जो कर्टेल होते हैं पावर प्लांट्स, वो आपके विंड पावर प्लांट्स होते हैं। हवा चल रही है और अब आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते, तो एक तरीकाकार ये है कि उसी के साथ हाइड्रोजन जनरेशन की फैक्ट्रीज लगाई जाएं। उससे क्या होगा कि जब आप कर्टेल कर रहे हैं उनको या ग्रिड को ज़रूरत नहीं है, तो वो पावर प्लांट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी उन फैक्ट्रीज़ को सप्लाई करें और आप बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाएं और जो है वो आप एक्सपोर्ट करें और उससे रेवेन्यूज़ अर्न करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो टैरिफ को ठीक करें। टैरिफ के थ्रू जो है वो मार्केट सिग्नल्स के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाएं। जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो पर कैपिटा टर्म्स में आपकी कैपेसिटी चार्जेस जो है वो कम हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, लेकिन होगा ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के साथ। बिल्कुल ठीक है, ये एक लंबा काम है जिसको करने की ज़रूरत है। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक पुरानी गाड़ी मैंने ख़रीदी जिसमें उसने एक ब्रांड न्यू साउंड का सिस्टम लगाया हुआ था, बड़ा अच्छा, जिसकी वजह से उसकी सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम का वायरिंग वो उनसे फिडल किया गया था, छेड़ा गया था। तो कभी तो उसकी कोई रिले जल जाए, आप उसका ब्लोअर अगर ऑफ ना करें तो गाड़ी बंद ही ना हो। तो ये उसको मैंने किससे पूछा कि इसको ठीक कराने का क्या तरीका है। उसने कहा कम से कम डैशबोर्ड के नीचे जो वायरिंग है वो सारी की सारी नई करनी पड़ेगी और इसका कोई तरीका नहीं रह गया। तो लगता ये है कि बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ये जो डैशबोर्ड के नीचे वायरिंग है इसकी, एक्चुअली मैं ट्रांसमिशन उस वायरिंग की नहीं कह रहा हूँ, सारे सिस्टम की किस तरह मैकेनिज़्म है उसको दुरुस्त करने, जिसे डॉक्टर साहब अभी इंटीग्रेटेड प्लानिंग कह रहे थे, और इंटीग्रेटेड वे में इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन बॉटम लाइन इसके लिए ये निकलती है कि सियासत की नज़र किया गया है सियासी गेन के लिए। इसको इस तरह से ये हम जहाँ पहुँचे हैं ये एक गलत सियासी फ़ैसला था, ना कि इकनॉमिक फ़ैसला था। इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं, बट लगता ही है इससे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।